क्या दोस्तों आपको पता है मर्सर के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मर्सर के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? मर्सर के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। ना यूरोप का है ना अमेरिका का है, यह है तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशकाबाद दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एशकाबाद दुनिया का सबसे महंगा शहर। ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर के सालाना कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने विश्व के टॉप 10 शहरों की घोषणा कर दी है और विश्व के सबसे महंगे 10 शहरों में भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड के 3 शहर शामिल है इस लिस्ट में। यानी कि विश्व के टॉप 10 महंगे शहरों की लिस्ट में स्विट्जरलैंड के 3, सबसे महंगा एशकाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल का नाम है, और हमारा भारत देश का एक भी ऐसा शहर नहीं है जो इस लिस्ट में शामिल हो। तो अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म मर्सर के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशकाबाद है। और विश्व के सबसे 10 महंगे शहरों की बात करें तो पहले नंबर पर है एशकाबाद, किस देश की कैपिटल? तुर्कमेनिस्तान के। दूसरे नंबर पर है हांगकांग, किस देश का? चीन देश का। तीसरे नंबर पर है बेरूत। बेरूत बोले तो लेबनान की कैपिटल का नाम है बेरूत, और वहां पर दोस्तों एक हाल ही में विस्फोट हुआ था कुछ मंथ पहले, और तब भी मैंने आपको बेरूत के बारे में बताया था। चौथे नंबर पर है जापान का टोक्यो। जापान का टोक्यो दुनिया का सबसे महंगा शहर, लेकिन कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। और 5वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। 6ठे नंबर पर है चीन का शंघाई। 7वें नंबर पर है सिंगापुर सिटी, और 8वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड का जेनेवा। 9वें नंबर पर है बीजिंग, चीन देश की बीजिंग। ओके, और 10वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड का बर्ना। यानी कि टॉप 10 में स्विट्जरलैंड देश के 3 शहर शामिल हैं। तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक सीवीसी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? भारत के कार्यवाहक सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने किसका स्थान लिया है? संजय कोठारी का स्थान लिया है। सबसे पहले तो याद रख लो सीवीसी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और हाल ही में कार्यवाहक विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल को, और हिंदी में कहे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो वर्तमान सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पर पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है पढ़ो तो, सुरेश एन पटेल अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर। क्लियर? ओके। तो और भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सुरेश एन पटेल को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और संजय कोठारी अपना कार्यकाल कब पूरा किया है? संजय कोठारी ने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया, और हाल ही में कार्यवाहक विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात आई, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में इतनी बात आप याद रख लीजिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व सीवीसी करता है, और इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं।
वर्तमान में श्री पटेल आयोग में एकमात्र विजिलेंस कमिश्नर है, एक पद रिक्त है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? फरवरी 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में सीवीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया? पहले तो हमें याद रख लेना चाहिए कि बीआरओ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्य करता है? जो हमारा सरहदी इलाका है, यानी कि दूसरे देश से सटे हुए हमारे सरहदी विस्तार है, वहां पर पुल निर्माण या रोड कनेक्टिविटी का कार्य करता है बीआरओ। और बीआरओ द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर गलत लिखा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। और सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ पिछले 60 वर्षों से देश की सीमाओं पर सड़क निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है। और बीआरओ राजस्थान में थार मरुस्थल से लेकर लद्दाख के ठंडे इलाकों तक मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच पुल और सड़कों के निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यानी कि कोई भी यदि ऐसा भूस्खलन होता है, कोई भी हमारा पुल टूट जाता है, तो सिर्फ 14 या 21 दिनों में भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसी तरह के पुल का निर्माण भी किया जा चुका है। ओके, चौथा क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश कौन बन गया? कोविड-19 के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश हमारा भारत देश बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश कोविड वैक्सीन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस टेबल को देखिए, ग्लोबल वैक्सीनेशन ट्रैकर के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि इस मामले में पहले स्थान पर पहले अमेरिका था। कौन? यूएस। 32,33,27,328। और यह कब तक की बात है? 28 जून सुबह 8 बजे का यह रिपोर्ट है। और हमारा इंडिया तो वैक्सीनेशन के मामले में 32,63,63,297, यानी कि यहां 32 करोड़, यहां 36 लाख, यहां 33 लाख, यानी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पर आ गया है। तो ग्लोबल वैक्सीनेशन ट्रैकर के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 28 जून सुबह 8 बजे तक भारत में वैक्सीन की कुल 32.36 करोड़ डोज दी जा चुकी है। और यह हमारे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकेंगे। भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाने वाला देश बन गया है। वैश्विक टीकाकरण के चार्ट में भारत सबसे ऊपर आ गया है और भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। और टीकाकरण की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने कब से अपने पास ले ली है? 21 जून से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से यह टीकाकरण की पूर्ण जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने अपने पास ले ली है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में एक यूरोपीय देश जिसका नाम है डेनमार्क, डेनमार्क देश ने यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क। यहां पर पढ़िए, डेनमार्क साइंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस विथ इंडिया। ओके, और 8 जनवरी 2021 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि 8 जनवरी 2021 को यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया और संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क ऐसा पहला देश बन गया है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि के बाद अपने साथ एग्रीमेंट किया हो। तो देखो, संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को संगठन की सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु संशोधन किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत कब और किसने की थी? हमारे भारत देश और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में। यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे भारत देश के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। और ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन US$ की राशि जुटाना भी शामिल है। और इसकी पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीन मानव की पहचान की है? हाल ही में इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीन मानव की पहचान की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल देश। और इजराइल देश की कैपिटल का नाम क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के एक शोध में जिन मानव अवशेषों को खुदाई कर बाहर निकाला गया है उसकी कार्बन डेटिंग 1,40,000 और 1,20,000 साल पहले के बीच की है। तो यह भी याद रख लो कि जो पुराने अवशेष कितने पुराने हैं इसका पता लगाने के लिए एक मेथड अपनाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। और हाल ही में तकरीबन 1,40,000 से 1,20,000 साल पुराने ऐसे मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं यह इजराइल देश में। और साइंस पत्रिका में छपे एक शोध में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञानियों और पुरातत्वविदों ने इस नए प्रकार के आदिवासियों को नेशर रामला होमो नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? नेशर रामला होमो नाम दिया है। और मानव का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। सातवां क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में फॉर्मूला 1 स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? हाल ही में ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में यह कार रेस आयोजित की गई और फॉर्मूला 1 स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स जीत ली है मैक्स वेरस्टेपेन ने। और लुइस हैमिल्टन को भी पीछे छोड़ दिया है मैक्स वेरस्टेपेन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन। इमेज में आप देख सकते हैं रेड बुल के ड्राइवर है। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप मुकाबले में लुइस हैमिल्टन से 18 अंक आगे निकल गए। और वेरस्टेपेन ने ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग में 7 बार के विश्व चैंपियन ऐसे लुइस हैमिल्टन को भी पीछे छोड़ दिया। आठवां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही चाल खाल विधि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी मन की बात में यह चाल खाल विधि का जिक्र किया। चाल खाल विधि क्या है? पारंपरिक रूप से पानी रोकने के लिए बनाए जाने वाले तालाबों को चाल खाल कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। श्री मोदी जी ने जल संरक्षण की पारंपरिक विधि चाल खाल का भी उल्लेख किया अपनी मन की बात में। और उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से पानी रोकने के लिए बनाए जाने वाले तालाबों को चाल खाल कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, पारंपरिक तरीके से पानी रोकने के लिए बनाए जाने वाले इसी तरह के छोटे छोटे तालाबों को चाल खाल कहते हैं। और 2 पहाड़ियों की ढलान जिस स्थान पर मिलती है वहां पारंपरिक रूप से तालाब बनाए जाते थे क्योंकि वहां पानी का बहाव सर्वाधिक होता है। और आमतौर पर ये 10 से 15 मीटर लंबे चौड़े और 1 से 2 मीटर गहरे होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से यह चाल खाल बनाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने भी अपनी मन की बात में इस बात का जिक्र किया कि इस साल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाएगा। यानी कि प्रति वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई। भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने साल 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो यहाँ हमें 2 बात याद रख लेनी है। नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में। और पहली बार नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया था? 1991 में। और हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसका नाम है विजय सिंह जाडेजा ऑफिशियल। उन्होंने लिखा है
कि सर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हो और डेली करंट अफेयर का वीडियो जो 4 बजे पब्लिश होता है तो सबसे पहले मैं यह वीडियो देख लेता हूँ। और उन्होंने लिखा है कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लूंगा तो मैं आपसे मिलने भी आऊंगा। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं विजय सिंह जी, आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री ऐसे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म दिवस और पुण्यतिथि दोनों ही 1 ही जुलाई को होते हैं। तो याद रख लो, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी कौन थे? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिसके सम्मान में यह दिवस पूरे भारत देश में मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता? तो हमारे भारतीय महिला रिकर्व टीम ने यह पेरिस में जारी तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 3 में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है यह रिकर्व टीम ने। तो इसमें दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमलिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें हाल ही में एक नया कारनामा कर दिखाया है दीपिका कुमारी ने। एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीतकर वो विश्व की पहले नंबर की तीरंदाज भी बन गई है दीपिका कुमारी। तो देखो, तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने विश्व कप में तीसरे चरण में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाए। तो हमारे चैनल की ओर से कांग्रेचुलेशन दीपिका कुमारी। दीपिका स्वर्ण जीतने वाली मिक्स्ड और महिलाओं की रिकर्व टीम का भी हिस्सा थी। 11वां क्वेश्चन, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? इस किताब की फ्रंट पेज को भी देख सकते हैं। क्या लिखा है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, राइटिंग रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस, यानी कि लॉ और जस्टिस से जुड़ी हुई यह किताब, जिसको लिखा है जस्टिस RV रविंद्रन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जस्टिस RV रविंद्रन। इमेज में आप देख सकते हैं जिन्होंने यह किताब हाल ही में लिखी है। लेकिन लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है हमारे NV रमन्ना ने। NV रमन्ना कौन है? हमारे वर्तमान में CJI है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा 26 जून 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने रिटायर्ड जज RV रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, राइटिंग रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। 12वां क्वेश्चन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने निम्न में से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की? हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और भारत के वायुसेना प्रमुख बोले तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। लेकिन बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान। दोनों को इमेज में आप देख सकते हैं। बांग्लादेश वायुसेना मुख्यालय पहुंचने पर एयर चीफ मार्शल भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया BAF अकादमी जैसोर में राष्ट्रपति परेड के अवसर पर कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि हुए। और यह पहली बार है जब किसी भारतीय वायुसेना प्रमुख को बाफा में परेड रिव्यू का सम्मान मिला हो। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बने? सभी प्रारूपों में, यानी कि T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट, सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गई है शेफाली वर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेफाली वर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया है। कौन सा? वे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। और इस मामले में शेफाली ओवरऑल महिला पुरुष क्रिकेटर्स में दुनिया की 5वीं प्लेयर है। और यह उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल वनडे में हासिल की है। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था,
आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था का नाम क्या है? आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था का नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से दो फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। एक है सेनवा संजय और दूसरे है चौधरी प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है जल्पा परमार, हितेश सोलंकी, साजन वाल्वे और अनिल बाबर ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और राठौर हरपाल सिंह, उन्होंने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हमने जो आंसर देने में गलती की थी तो आपने जो करेक्शन कर लिया है, आइंदा ऐसी मैं गलती नहीं करूंगा और मैं दोस्तों ध्यान रखूंगा। इसी तरह की बात हरपाल सिंह ने कही है और बाद में इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर लिखा, डिटेल में बताया है, गुजराती में लिखा है। सुलेंद्र नायक, चौधरी विकास, गुणवंत वंजारा, म्यूज जोशी, अंकिता स्पेशल ने यहां कुछ गलत लिख दिया है। FATA नहीं बल्कि FATF आएगा। ओके, अंकिता जी करेक्शन कर लीजिएगा। चाचा विधायक जी आपका आंसर बिल्कुल सही और साथ साथ गुड मॉर्निंग भी। PK गैलेचा, संजय कुमार, SM राठौड़, राजकुमार कोल, चावड़ा जय, पटेल उर्वशी, विष्णु खाट, हितेश राठवा, आरती मकवाना, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तादासर गांव किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में आया महाराष्ट्र के सांगली जिले का यह तादासर गांव किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।